रोमन एम्पायर की इस सीरीज़ में खुशामदीद। सीरीज़ 5 में हमने अभी तक रोमन एम्पायर की बिगिनिंग कि रोमन एम्पायर कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, इसको डिस्कस किया। आज के एपिसोड में हम रोमन रिपब्लिक को थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। रोम में इस वक्त कोई राजा या हुक्मरान नहीं था, लेकिन फिर भी रोम कैसे इतना ताकतवर एम्पायर बन गया। न सिर्फ ताकतवर बल्कि इतना सक्सेसफुल एम्पायर कि आज भी उसका जिक्र किया जाता है। दोस्तों, पिछली एपिसोड में हमने देखा कि तार्क्विनिस सुपरबस जो था, जो रोम का आखिरी लीडर था, एम्परर था, उसने कैसे लुक्रेतिया का जो वाक़या हुआ था उसके बाद 509 BCE में हुकूमत उसकी ख़त्म हुई और लोगों ने ख़ास तौर पर जो एलीट ख़ानदान थे, जो एलीट फैमिलीज़ थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि रोम में अब कोई राजा या महाराजा नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये स्टार्ट होता है कि अगर राजा नहीं तो फिर फैसले कौन करेगा? आर्मी का लीडर कौन होगा? शहर की सियासत, कानून, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये सब का ज़िम्मेदार कौन होगा? रोमन्स ने इसका जवाब बहुत ही यूनिक तरीके से दिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि पावर एक आदमी या ख़ानदान के पास नहीं होगी। ताकत को डिवाइड किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और हर साल एक नया लीडर या हुक्मरान या जो भी आप कह लें, ये चूज़ किया जाएगा एवरी ईयर। इस एक्सपेरिमेंट को जो नाम दिया गया था वो था रोमन रिपब्लिक। दोस्तों, इस नए सिस्टम में राजा या महाराजा की जगह लेते हैं काउंसिल। हर साल रोमन सिटीजन जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, वोट करेंगे और 2 लोग चुने जाएंगे जो कि हर साल पूरे स्टेट को लीड करेंगे। दिस वाज इन अ नटशेल जो नया सिस्टम था। दोनों काउंसिल जो थे, इनके पास इम्पीरियम होता है, यानी लीगल अथॉरिटी। आर्मी को कमांड करना, कानून बनाना, सेनेट में प्रिसाइड करना। लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त चेक लगाया गया था। एक काउंसिल दूसरे काउंसिल को रोक सकता है, यानी अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि एक काउंसिल एग्री करता है, दूसरा नहीं करता, तो वो एक किस्म का वीटो हो जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अनलेस दोनों काउंसिल्स उस डिसीजन पे एग्री होंगे तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा। साथ ही साथ जो इनका टर्म थी, जो इनके रूल की जो टर्म थी वो 1 साल थी। साल जैसे ही ख़त्म हुआ तो पावर इनके हाथ से ले ली गई। जो कल तक टॉप लीडर्स थे वो आज सिंपल सेनेटर बन जाते हैं। अगले साल नया लीडर चुना जाता है। इस रोटेशन की वजह से पूरे रोम में हमेशा एक कंपटीशन सा बना रहता है। हर नोबल आदमी ये चाहता था कि वो काउंसिल बने, अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाए। यही एम्बिशन रोम को बार बार जंगों और एक्सपेंशंस की तरफ धकेल रहा था। ज़ाहिर है जो काउंसिल्स थे वो तो फेस ऑफ द लीडरशिप था, जो कि नज़र आता था, लेकिन सिस्टम का असल जो दिमाग था, जो कि हार्ट बीट कह लें, वो सेनेट थी। सेनेट तकरीबन 300 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें पुराने काउंसिल्स, एक्स मैजिस्ट्रेट्स, बहुत से पेट्रिशियन लीडर्स, एल्डर्स, ये लोग रोज़मर्रा के जो कानून थे वो बनाया करते थे। लेकिन पॉलिसी, पैसे और डायरेक्शन इनके हाथ में होती थी। जब भी कोई काउंसिल या मैजिस्ट्रेट किसी बड़े डिसीजन के लिए गाइडेंस चाहता था, वो सेनेट से मशवरा लेता था, वो इनके पास आता था। सेनेट आपस में डिबेट करते थे और एक फॉर्मल ओपिनियन दिया जाता था कि जो काउंसिल है उसको कैसे आगे चलना चाहिए। टेक्निकली ये सिर्फ मशवरा होता था, लेकिन प्रैक्टिकली लोग उसी पर अमल करते थे जो कि सेनेट में अप्रूव होता था। मेजॉरिटी हैज़ द अथॉरिटी। सेनेट के कुछ और काम भी थे, जिसमें स्टेट का ख़जाना संभालना, ये डिसाइड करना कि किस गवर्नर को कितना बजट मिलेगा, फॉरेन पॉलिसी, जंगें, पीस, ट्रीटीज़,
सब पर इसका असर होता था। ये सब चीज़ें काउंसिल सेनेट में डिसाइड होके पूरी होती थी। काउंसिल्स तो हर साल चेंज होते थे, मगर सेनेट लगातार वही रहती थी। इसलिए काफ़ी हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन रिपब्लिक असल में एक एरिस्टोक्रेटिक रूल था, जहां एलीट फैमिलीज सिस्टम को लीड करती थी। फिर भी रोम प्योर ओलिगार्की नहीं था। सिंपल सिटीजन्स की भी आवाज़ होती थी, जो उनको मिलती थी असेंबलीज के ज़रिए। बाहर फील्ड्स में सिटीजन्स को सेंचुरीज यानी मिलिट्री यूनिट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता था। यहाँ सेंचुरिएट असेंबलीज होती थी। ये असेंबलीज में लोग काउंसिल्स और प्रेटर्स को इलेक्ट करते थे, जंग का फैसला अप्रूव करते थे और कुछ इम्पोर्टेंट कानून पास होते थे। मगर ये जो सेंचुरीज थी ये वेल्थ के हिसाब से अरेंज होती थी। अमीर लोगों को पहले वोट करने का हक होता था और फैसला भी ऑफ कोर्स फिर वही करते थे। शहर के अंदर लोग ट्राइब्स के हिसाब से मिलते, जहाँ ट्राइबल असेंबली होती। इन असेंबलीज में जो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स थे वो इलेक्ट होते थे और सिविल लॉज पास किए जाते थे। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट असेंबली, प्लेबियन असेंबली। यहाँ से इलेक्ट होते हैं ट्राइब्यून्स ऑफ प्लीब्स, जो आम लोगों के बॉडीगार्ड्स के तौर पर एक्ट करते थे। ये ट्राइब्यून्स किसी भी मजिस्ट्रेट का जो स्टेप है या कोई एक्शन है वो रोक सकते थे। किसी भी अनजस्ट फैसले को वो वीटो कर सकते थे। यानी सिस्टम कुछ यूँ था कि ऊपर से एरिस्टोक्रेसी डायरेक्शन सेट करती थी, लेकिन नीचे से अवाम का प्रेशर भी मौजूद था। ये मिक्स ऑफ पावर जो है, यही रोम की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का राज था। लेकिन जस्ट लाइक इन एनी सोसाइटी, इस सब के बावजूद भी इतनी सबके पास पावर थी, हर तबके के पास, लेकिन इसके बावजूद भी क्लास डिवीज़न जो था वो बहुत इंटेंस था। पैट्रिशियंस जो पुराने नोबल ख़ानदान से थे वो अपने आप को स्पेशल समझते थे ऑफ कोर्स, और जो प्लेबियंस थे वो ज़्यादातर किसान, कारीगर, सोल्जर्स, छोटे ट्रेडर्स होते थे, तो इनको वो लोग कम दर्जे का ही समझते थे। प्लेबियंस बिकॉज़ वो वर्किंग क्लास से थे तो जंगें भी वही लड़ते थे, टैक्स भी ज़्यादा वही देते थे। लेकिन शुरू में उनके पास, प्लेबियंस के पास हाई ऑफिस का जो एक्सेस था वो बहुत कम था। कोर्ट्स में उनका कोई ख़ास प्रोटेक्टर नहीं था। कर्ज़ की वजह से काफ़ी प्लेबियन लोग जो थे वो स्लेवरी तक भी पहुंच जाते थे। ये सब मिलाकर बनती है एक लंबी पॉलिटिकल फाइट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल ऑफ ऑर्डर्स। 494 BCE तक जो प्लेबियंस थे या प्लीब्स थे, ये सब तंग आकर शहर से बाहर चले जाते हैं। एक अलग पहाड़ी पर ये कैंप लगाते हैं, वहाँ अपना एक छोटी सी बस्ती बना लेते हैं, और इनकी ये डिमांड होती है कि हम आर्मी में अब नहीं जाएंगे। रोम के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। बग़ैर प्लेबियन सोल्जर्स के शहर जो था वो बिल्कुल एक्सपोज था। नतीजा क्या हुआ? नेगोशिएशंस। प्लीब्स को इस नेगोशिएशन के ज़रिए मिली उनके अपने ऑफिशियल्स, ट्राइब्यून्स ऑफ द प्लीब्स। ये ट्राइब्यून्स सैक्रोसेंक्ट होते हैं, उनको हाथ लगाना ही गुनाह समझा जाता था। और सबसे पावरफुल चीज़, वो स्टेट के किसी भी एक्शन पर वीटो लगा सकते थे। अगले 200 साल जो प्लेबियंस हैं वो और स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। 451 से 450 BCE में बनती है पहली जो इनका पहला रिटन लॉ कोड था, 12 टेबल्स। ये बना ताकि कानून सीक्रेट या वन साइडेड ना रह सके। बाद में प्लीब्स को हाई ऑफिसेज, हत्ता कि काउंसिलशिप तक एक्सेस मिलती थी। और 287 BCE में एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म होता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि प्लेबियन असेंबली जो है, इसका डिसीजंस सब रोमन्स पर लाजिम होगा।
ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो एक रोमन सोसाइटी एक सिविल वॉर की तरफ जा रही थी, इसको वहाँ जाने से पहले ही रोक दिया गया। जैसे जैसे रिपब्लिक मैच्योर हुई, पॉलिटिक्स एक प्रॉपर करियर लैडर के तौर पर उभर के सामने आया, और इस करियर लैडर को कहते थे सर्सस हॉनरम। एक यंग नोबल पहले आर्मी में सर्विस करता, फिर इलेक्शन लड़ता, और अगर इलेक्शन जीत जाता तो वहाँ से फाइनेंस हैंडल करता, किसी जनरल या गवर्नर के साथ मिलके स्टेट का काम संभालता। इसके बाद वो काउंसिल के बहुत इम्पोर्टेंट ओहदों पर बैठ सकता था। इसके बाद वो एडल बन सकता था। उसका मतलब है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, गेम्स, फेस्टिवल्स, ग्रेन सप्लाई, इस सब का काम संभालना उसकी ज़िम्मेदारी थी। ये पोस्ट पब्लिक पॉपुलैरिटी के लिए बहुत यूज़फुल थी, क्योंकि लोग फ्री गेम्स या सस्ती रोटी ये सब बहुत पसंद करते थे। तो ऑफ कोर्स जो भी इसका इंचार्ज होगा उसको भी एक फेवरेबल नज़र से देखा जाएगा। इस पोजीशन से ऊपर थे प्रेटर्स, जो कोर्ट्स चलाते थे, और उनके पास भी इम्पीरियम होता था, ये ताकत थी। यानी ज़रूरत पड़ने पर, इम्पीरियम का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर वो आर्मी को कमांड भी कर सकते थे। और ऑफ कोर्स सबसे ऊपर थी काउंसिल की पोजीशन, जिसे हर नोबल आदमी अपना करियर का जो गोल है या एंड गोल है वो समझता था। हर कुछ सालों में चूज़ होते थे सेंसस, जो सेंसस करते थे। सेनेट का जो मेंबरशिप रिव्यू था वो भी करते थे, और पब्लिक मोराल का ख्याल रखते थे। इमरजेंसी के लिए एक और रोल था जिसको डिक्टेटर कहा जाता था। जब स्टेट के हालात बहुत ख़राब होते थे तो एक डिक्टेटर अपॉइंट किया जाता था, जिसे 6 महीने के लिए फुल पावर दी जाती थी। आइडियल एग्जाम्पल थी सिंसिनाटस, जो क्राइसिस सॉल्व करके, जब रोम एक क्राइसिस में गया तो वो 6 महीने के लिए आया, उसने उस क्राइसिस को सॉल्व किया, और 6 महीने के बाद वंस द क्राइसिस वाज सॉल्व वो खुद ही पावर छोड़ के वापस अपने खेतों में खेती बाड़ी करने चला गया। इन सब के पैरेलल होते हैं ट्राइब्यून्स, जो हर वक्त देख रहे हैं कि कोई मैजिस्ट्रेट अपनी लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहा। पॉलिटिकल एम्बिशंस का प्रेशर सिस्टम को आगे धकेलता था, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस उसे फटने से रोक देती थी। कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही था। रोम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका था, अब स्टेज शिफ्ट हो रहा था जंगों की तरफ। 6th से 3rd सेंचुरी BCE तक रोम लगातार इटली के डिफरेंट कबीलों से जंगें लड़ता रहा। पहले फेज़ में इन्होंने लातियम और इनके जो करीब की जो ट्राइब्स थी इनसे जंगें की। छोटी छोटी जंगों के बाद 340 से 338 BCE के आसपास लातिन वॉर्स होती हैं, जिसमें रोम लैटिन लीग जो थी इसको हराकर लातियम में मेन पावर बन जाता है। यहाँ पर रोम की एक बहुत अच्छी चाल थी, स्मार्ट मूव थी। वो हर डिफीटेड शहर को ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, बल्कि इनसे अलाइंसेस बनाते थे। कुछ शहरों को तो इन्होंने फुल रोमन सिटीजनशिप्स भी दी, कुछ को पार्शल राइट्स, और बहुत से शहर रोम के एलाइज बन जाते थे। इससे रोम को उसके लिए सोल्जर्स प्रोवाइड होते थे। यानी हर जंग के बाद रोम की जो मैन पावर थी, जो सोल्जर्स का जो पूल था, वो बड़े से बड़ा होता जा रहा था। इसके बाद जो जंगें आई वो थोड़ी मुश्किल थी, जिनमें सेमनाइट्स के साथ जंगें थी। ये लोग कौन थे? ये लोग करीबी माउंटेन्स में रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि कॉर्डीन फोर्क्स पर, जहाँ रोमन आर्मी को एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर करना पड़ता है,
लेकिन इस डिफीट के बाद भी रोम का रिस्पॉन्स टिपिकल रोमन ही था। हार के बाद भी इन्होंने गिव अप नहीं करना। वो आर्मी को रीऑर्गेनाइज करते थे और नई रोड्स बनाते थे, जैसे विया एपिया। ये स्टार्ट होती है 312 BCE में, और आखिरकार सेमनाइट्स जो थे उनको भी डिफीट का सामना करना पड़ता है। अब रोम सेंट्रल इटली का एक सबसे ताकतवर मास्टर या एक सबसे ताकतवर स्टेट बन चुकी थी, पूरे इटली को को कंट्रोल कर रही थी। अब इनके लिए एक लास्ट बिग चैलेंज या एक बड़ा चैलेंज रह गया था, वो सदर्न इटली से था, जहाँ ग्रीक शहर वो मौजूद थे। सदर्न इटली का एक रूलर टोरेंटम जो रोम से टकराता है, वो इस जंग के बाद या जंग शुरू होते ही वो ग्रीक किंग पायरस की मदद मांगता है। पायरस एक बहुत पावरफुल फ्लैंक्स, वॉर एलिफेंट्स और ग्रीक टैक्टिक्स के साथ इस जंग में उतर जाता है। शुरुआती बैटल जो होती है इसमें रोम पर बहुत हावी हो जाता है, लेकिन हर जीत इतनी महंगी होती थी इसके लिए, जो भी इसको सक्सेस मिलती थी वो इतनी महंगी पड़ती थी कि एक टाइम पे इसने ये भी कहा कि अगर एक और ऐसी जीत मुझे मिले तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यहाँ से फ्रेज़ पायरिक विक्ट्री पैदा होता है। आखिरकार 275 BCE के करीब पायरस वापस चला जाता है, टोरेंटम सरेंडर कर देता है और रोम प्रैक्टिकली पूरे इटली पर काबिज हो जाता है, पूरे इटली पर रूल करता है। ये रोमन रिपब्लिक दोस्तों इतनी इफ़ेक्टिव कैसे थी? अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कुछ क्लियर पॉइंट्स नज़र आते हैं। रोम ने अपने एनिमीज़ के साथ जो बिहेवियर रखा उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। हर ऑपोजिशन को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने के बजाय इनको एलाय बनाया, इनको अपने साथ मिलाया, कुछ को सिटीजनशिप्स भी दी, ट्रेड रूट्स बनाए, उनको प्रोटेक्शन दी, और इससे इन्होंने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया। हर जंग के बाद रोम की आर्मी सिर्फ सरवाइव नहीं करती थी, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर स्ट्रॉन्गर और बड़ी निकलती थी। पॉलिटिकल सिस्टम ने एम्बिशन को एक वेपन बना दिया। जो भी इंसान बंदा काउंसिल बनना चाहता था, उसे मिलिट्री सक्सेस दिखाना बहुत ज़रूरी था। जितनी ज़्यादा उसकी विक्ट्रीज़ होंगी, उतना ही उसका बड़ा नाम होगा और उतने ही उसके चांसेस होंगे काउंसिल बनने के। यही पर्सनल एम्बिशन रोम की स्टेट की एक्सपेंशन की वजह बनी। इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बहुत एक की रोल इसमें अदा किया। जो विया एपिया जो जैसी रोड्स हैं, जिन्हें आर्मीज़ को की मूवमेंट को बहुत तेज़ किया, सप्लाई लाइंस को स्टेबल किया और कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव किया इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने। ये सब एडवांटेजेस उनको उनके इटालियन अपोनेंट्स जो थे उनके पास नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोम के जो सिटीज़नशिप थी, रोम की जो सिटीज़नशिप थी वो एक रिवॉर्ड के तौर पर काम करती थी। धीरे धीरे बहुत से इटालियंस ने ख़ुद को आउटसाइडर नहीं बल्कि पार्ट ऑफ रोमन जो प्रोजेक्ट था, रिपब्लिक था, वो समझना शुरू कर दिया। इस वक्त तक ये रोमन रिपब्लिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर क्रैक्स भी डेवलप हो रहे थे। जंगों से आने वाला जो माल था और जो स्लेव्स आते थे वो मोस्टली एलीट जो ख़ानदान थे उन्हीं के हाथ में जाते थे। जो एलीट्स थे उनकी स्टेट्स और लार्ज होती जा रही थी, सो मच सो कि अब जो छोटे फार्मर्स थे या छोटे जो प्लीबियंस थे वो कम्पीट ही नहीं कर सक रहे थे। कई प्लीबियन किसान जो थे वो अपनी ज़मीन को खोकर शहर रोम आ जाते थे, बिकॉज़ उनके पास और कुछ होता नहीं था जहाँ, और रोम में आके वो एक गरीब अर्बन क्राउड का हिस्सा बन जाते थे। काम कम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। सेनेट अक्सर रिफॉर्म से रेजिस्ट करती थी। उनका पुराना सिस्टम जो था वो उनको पसंद था,
जहां उनकी मोनोपोली जो थी वो सिक्योर होती थी। आगे चलकर यही रेजिस्टेंस ग्राची ब्रदर्स जैसी मूवमेंट्स और पॉलिटिकल वायलेंस और यहाँ तक कि सिविल वॉर्स का भी बैकग्राउंड बनती हैं। साथ ही साथ जो जनरल्स थे वो अपनी आर्मीज़ के साथ पर्सनल बॉन्ड बना रहे थे। सोल्जर्स लूट, लैंड और जो पेंशन के लिए अपने कमांडर पर ही डिपेंडेंट होते थे, स्टेट पर नहीं। यानी लॉयल्टी धीरे धीरे स्टेट से या रोम से शिफ्ट होकर जनरल की तरफ जा रही थी। अभी तक ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो फुली एक्सपोज या एक्सप्लोड नहीं हुए, लेकिन फाउंडेशन रेडी थी। आने वाले दौर में हम देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो रहे थे पूरी रोमन रिपब्लिक में, ये इस रिपब्लिक को कैसे हिला देते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रोम इटली को पूरा रूल करता है, रिपब्लिक सिस्टम है वो कैसा है, काउंसिल, सेनेट, असेंबलीज, ट्रिब्यून्स, ये एक पावरफुल मशीन बन गई थी जिसने एक शहर को एक रीजनल सुपर पावर बना दिया। जल्द ही कुछ लोग ऐसे सामने आते हैं जो इस सिस्टम को अंदर से ही तोड़ देते हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने इस रिपब्लिक को लेकर अंदर से कैसे तोड़ दिया। Until then, thank you.